फ्रेंड्स, क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआईएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल राजनीतिक विज्ञान का देख पा रहे हैं, बोला गया है कि राजनीतिक दलों के कार्य लिखें, यानी राजनीतिक दलों का कार्य कौन कौन से होते हैं वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। उसके बाद में आप रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि चुनाव में भाग लेना, रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना। अब आसान भाषा में जानिए कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल सबसे पहले अपना चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है, यानी चुनाव में भाग लेता है। जैसे ही राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुमत प्राप्त करके सत्ता का संचालन करता है, और सत्ता का संचालन जैसे करता है ना, तो सत्ता का संचालन करने के बाद लोकमत का निर्माण करता है। उसके बाद में लोक कल्याणकारी योजना बनाता है, अर्थात जनता के लिए तरह तरह के नए नए योजनाएं लागू करता है, योजनाएं बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है, यानी उस पर खड़ा भी उतरता है। सरकार पर दबाव बनाए रखना, यानी राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है जो सरकार पर दबाव बनाए रखती है और सरकार को तनाशाह बनने से भी रोकते रहती है। अब अगला वाला सवाल देख लीजिए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह सनातन शब्द है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। दोस्तों, राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है और जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। दोस्तों, राजनीतिक दल ही लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। अब आसान भाषा में जानिए कि वह कौन ऐसा कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सनातन सत्य है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब क्या होता है कि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र में अपना कैंडिडेट यानी अपना उम्मीदवार को खड़ा करता है। जो राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेता है और अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बाद बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करता है। अब जैसे ही सत्ता का संचालन करता है तो जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल में तो एक दल विरोधी दल होता है और दूसरा एक दल होता है। तो एक दल दूसरे दल से अगर ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है तो सत्ता का संचालन करता है, यानी सरकार का गठन करता है और सत्ता का संचालन करता है। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विरोधी दल की भूमिका निभाकर सरकार पर दबाव बनाए रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार दो थे, एक थे तेजस्वी यादव और दूसरे थे नीतीश कुमार। तो दोनों लोग राजनीतिक दल में चुनाव में भाग लिए थे। तो यहाँ पे नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्ति हुई थी, जिससे सरकार का गठन कर लिए हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पे पदासीन हो गए हैं। वहीं पे बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण वे विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अब अपने आसान भाषा में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी इसमें कतई शक नहीं किया जा सकता है कि आखिर राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये कोई शक लायक शब्द है ही नहीं। अब क्यों शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को खड़ा करता है, और वह उम्मीदवार यदि बहुमत प्राप्त करता है तो सत्ता का संचालन भी करता है। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मान लेते हैं कि दो दल चुनाव में भाग लिया,
एक दल को अगर 100 वोट लाने पर कोई दल अपना सरकार बना सकता है, तो किसी को 100 सीट मिला, किसी को मिला 90 सीट, तो जाहिर सी बात है 100 सीट वाला अपना सरकार का गठन करेगा। और जो 90 सीट वाला जो पार्टी होगा ना, वो विरोधी दल की भूमिका निभाकर सरकार पर दबाव बनाए रखेगा, जिससे वो सरकार तानाशाह बनने से भी रोक सकती है। उसके बाद में क्या करता है कि राजनीतिक दल ही एक ऐसा दल है जो जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है, यानी सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। साथ ही जनता के जितने भी मांग होते हैं, उन सभी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। उसके बाद में आप सभी यहाँ पे लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, यानी लोगों के लिए, जनताओं के लिए तरह तरह की योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है, यानी उसे लागू भी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में एक प्रकार का कड़ी का काम करती है। अब आइए जानने जा रहे हैं हम लोग कि चिपको आंदोलन क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि चिपको आंदोलन वन एवं सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग थे वे पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा देते थे। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप अगर इसका आंसर जानते होंगे तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। आसान भाषा में लिखिएगा कि चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था ना, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। अब जितने भी लोग थे सभी लोग पेड़ को काटते ही जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, पेड़ जब कटाए जाएंगे तो वन का विनाश हो जाएगा और पर्यावरण का भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी को बचाने के लिए जितने भी आंदोलनकारी थे जो इस आंदोलन में भाग लिए थे, वे सभी लोग पेड़ से जाकर चिपक जाते थे और जो भी लोग पेड़ काटने जाते थे उन सभी लोगों को मारकर भगा देते थे। इस प्रकार से इस आंदोलन के फलस्वरूप वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा की गई। उसके बाद में अगला सवाल हिस्ट्री से लिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक चलाया गया था। अब आइए इसके जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसका पहला परिणाम हुआ था कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हो गया। आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी सबसे जो पहला आंदोलन चलाए थे वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में चलाए थे, जिनका नाम पड़ा था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और ये चलाया गया था सन 1917 ईस्वी में। 1917 के बाद में जैसे ही रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में होता है, तो ये हुआ था सन 1919 ईस्वी में। और उसी वक्त यानी सन 1919 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों के द्वारा सभी भारतवासियों के लिए एक काला कानून को लागू किया गया था, जिसे हम और आप सभी लोग जानते होंगे। उसका नाम रखा गया था रॉलेट एक्ट। अब दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके माध्यम से भारत के किसी भी नागरिक को बिना साक्ष्य या वारंट के गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। दोस्तों, यह एक काला कानून था जिसका पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ही ज़्यादा विरोध हुआ था। उसके बाद में महात्मा गांधी ने सन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाए थे, जिनमें सभी स्कूलों एवं कॉलेजों, जो भी विदेशी स्कूल कॉलेज चल रहे थे, उनका बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों का पुनः स्थापना करने की बात की गई थी। अब इसी के बीच में आता है समय 1922 का, जब यूपी में चौरा चौरी जो जगह है वहाँ पे एक चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को 1920 से 22 में चल रहे असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है। उसके बाद भी अपने देश पूरे विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में जैसे उत्पन्न हुआ था, उसके बाद में महात्मा गांधी को लगा यदि हम लोगों को अंग्रेजी सरकार से लोहा लेना है, अंग्रेजी सरकार से यदि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसका अगर हम लोग नमक खाकर उसे नमक हरामी का काम करते हैं तो कतई ये ठीक काम नहीं है। तो उनको लगा कि सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हमको अपने देश में ही नमक का उत्पादन करना होगा। तब दांडी यात्रा पहुंचकर दांडी जो गुजरात में पड़ता है,
उन्होंने 1930 में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक एक आंदोलन को बहुत ही पुरजोर पूर्वक चलाए थे, जिन्हें भारत के बहुत सारे नागरिक भाग लिए थे। और यही वो आंदोलन है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसी के दौरान एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। सन 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और सन 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना पड़ा था। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सन 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आप बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के दांडी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस कानून को तोड़ा गया था, तो आप बताएंगे कि सर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो यहाँ तक आप जान चुके हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के जितने भी वर्गों के लोग थे ना, उन सभी का राजनीतिकरण हो गया, यानी सभी लोग राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यानी भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन के रूप में जाना जाता है जिससे भारत की सभी महिलाएं पहली बार इतनी ज़्यादा जनसंख्या में भाग ली हुई थी। अगला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें हमें आप सभी को एक और क्वेश्चन बताएंगे कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जनवादी आंदोलन बोला जाता है, क्यों। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी प्रभावित कर दिया था। यह एक ऐसा आंदोलन था जो श्रमिक यानी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, कृषि करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था जिसको कृषक आंदोलन बोला जाता था। इन सभी आंदोलनों को प्रभावित कर दिया गया था। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बातचीत करने के लिए राजी हो गया था। उसके बाद में रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित किया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम पारित किया था, तो आप बताएंगे कि सर 1935 में हुआ था। एक और चीज़ याद रखिएगा कि सन 1935 ईस्वी में ही भारत का केंद्रीय बैंक RBI, जिसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी स्थापना दोस्तों सन 1935 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल हिस्ट्री से लिया गया है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। आसान भाषा में कहे तो मशीनों के आविष्कार से जब वस्तुओं के उत्पादन बड़े पैमाने पे होने लगा, उससे ही औद्योगिकरण कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो दोस्तों जब अपने देश हिंदुस्तान में मशीन के आविष्कार बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है जब मशीन से कोई भी काम करेंगे तो उस कार्य में बढ़ोतरी होगा, जिससे क्या हुआ कि वस्तुओं के उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगे। और वस्तुओं के उत्पादन जब ज़्यादा मात्रा में होने लगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। इससे ही क्या हम लोग कहते हैं, तो औद्योगिकरण कहते हैं। अगला सवाल कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, किन्हीं 2 कारणों के द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। सवाल आपसे ये पूछा था कि रूस में जो क्रांति हुआ था ना, ये पूरे विश्व पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। आखिर इसका कौन कौन से कारण हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल तथा सटीक जवाब लिखना होगा कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट की जाती है। अब यहाँ पे रोमन नंबर 1 में उदाहरण बता दीजिएगा कि इस क्रांति के पश्चात यानी यह क्रांति होने के बाद श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की जो सत्ता थी ना, वो रूस में स्थापित कर दी गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों को भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। यानी रूस में जो क्रांति हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ कि सर्वहारा वर्ग के जितने भी लोग थे, इन सब की जो सत्ता थी वो रूस में ही स्थापित कर दिया गया। और यही वो आंदोलन था, यही वो क्रांति थी जिसके बाद में अनेक देशों में आंदोलन शुरू होने लगा और सभी देश का एकीकरण करने के लिए सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय होने लगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में देखिए कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा की स्तर 2 खेमों में विभाजित हो गया। यानी रूस में जो क्रांति हुआ था, ठीक उसके बाद में विश्व के जो विचारधारा के सोचने समझने की जो क्षमता थी ना, ये 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 स्तरों में विभाजित हो गया। एक था साम्यवादी विश्व, जहाँ पूंजीपतियों की सरकार बनी थी,
और दूसरा था विश्व, इसके बाद यूरोप पूंजीवादी विश्व, और एक था साम्यवादी विश्व। ठीक है, तो साम्यवादी विश्व में साम्यवादियों समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी, और यहाँ पे पूंजीवादी विश्व में अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। इसके बाद ही यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम पड़ा पूर्वी यूरोप, तो दूसरा का नाम पड़ा पश्चिमी यूरोप। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबसाइट पे जाइए और PDF को डाउनलोड कीजिए questionforexam.com पे विजिट करके, या प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मैथ इन मैजिक को इंस्टॉल करके भी आप ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप क्विज खेल सकते हैं। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।